नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने पूरे हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नौजवानों को जगाया, जिसने समाज को वंदे मातरम कहलाना सिखाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश के नौजवान को एक बार फिर से भारत माता की जय कहना सिखाया। प्लीज वेलकम समाज सेवी अन्ना हजारे। आपकी अदालत में आप लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया अन्ना हजारे का। आज के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है आउटलुक मैगजीन के एडिटर कृष्णा प्रसाद को। आपकी अदालत में अन्ना हजारे हैं, जनता के जज हैं, जोश में बैठे हुए नौजवान हैं। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज कृष्णा प्रसाद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। The court is in session, Judge. और इससे पहले कि पहला सवाल पूछें, इल्जाम लगाएं अन्ना हजारे पर, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का मुकदमा चला जा रहा है, समाज सेवी अन्ना हजारे पर। अन्ना हजारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं। अन्ना के आंदोलन की वजह से देश में लोकपाल बना। महात्मा गांधी के बाद अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल को लड़ाई के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लोकपाल से लेकर कोऑपरेटिव घोटाले तक अन्ना हजारे 18 बार अनशन कर चुके हैं। 1991 में अन्ना ने जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया तो महाराष्ट्र में 6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। 2003 में अन्ना की 12 दिन की भूख हड़ताल के बाद आरटीआई एक्ट के मसौदे पर हस्ताक्षर हुए। अन्ना ने अपने आंदोलन से देश भर में नौजवानों को जगाया। अब अन्ना हजारे लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में घूमकर जन जागरण का काम करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम समाज सेवी अन्ना हजारे पर। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। अन्ना, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आपने तो कहा था जो मेरा आंदोलन है ये कुर्सी के लिए नहीं है, पूरा जन आंदोलन, नौजवान वंदे मातरम लेकर निकले, ये सब आंदोलन का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना। लेकिन इसी आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए और आप देखते रहे। जी हाँ, अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अन्ना, आपने तो कहा था कि वो कभी मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा मैं सोचता था कि वो त्यागी है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा मैं समझता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तब मुझे थोड़ा जो मैं सोचता था उसमें कमी आ गई। और अभी तो पंतप्रधान का सपना देख रहे थे और मुझे आश्चर्य लग रहा कि तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने तो टीवी पर भी कहा था और यहां आपकी अदालत में भी कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। जब अरविंद ने कहा कि मैं पार्टी निकालना, मैं बोला आपको पार्टी निकालो, मैं मेरे जीवन में संघर्ष करते रहूंगा समाज और देश के लिए। मेरे जीवन का वो, और मैंने ये भी तय किया था जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। संघर्ष, कोई पक्ष नहीं, कोई पार्टी नहीं, इसको सपोर्ट नहीं। अन्ना, आपसे शिकायत नहीं लोगों को, लेकिन लोगों को यह लगता है कि आपका नाम लेके, आपका टोपी लगा के उन्होंने लोगों के वोट ले लिए। शुरू में मुझे विश्वास था कि नहीं, मेरे नाम का दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन आज जब मैं देख रहा कि मैं पहले ये अपेक्षा की थी, मैं उनको बताया कि पहले एक दिल्ली को मॉडल बनाओ,
उसके बारे में, देश के बारे में बाद में सोचो। पहले दिल्ली एक मॉडल, और देश के सामने एक मॉडल आ गया तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन वो मॉडल बनाने के बजाय एकदम देश का सपना जो सामने आ गया, तो ये ठीक नहीं है। जिन अरविंद केजरीवाल को अन्ना त्याग की मूर्ति कह रहे थे, मुख्यमंत्री बने तो चिट्ठी लिखा कि मुझे 5-5 बेडरूम के 2 बंगले चाहिए। नहीं, पहले ही उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा कुछ। तो अभी मुझे पिछले सप्ताह में मिले थे, तो मैं उनको बताया कि आप गाड़ी बंगला नहीं लेंगे ऐसे कहा था, फिर आपने बंगला ले लिया। नहीं, बोला छोटा लिया मैं, छोटा, बड़ा नहीं। छोटा हो बड़ा हो, हम जो दिल में सोचा है कि नहीं लेंगे तो क्यों लेना। जैसे मुझे तो इतने ऑफर आ गई, लेकिन मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं लिया। हम जब दिल में सोचा है तो क्यों उसको हम स्वीकार करना। अभी तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो भी उसी बंगले में रहते रहेंगे, वो उस बंगले को अपनी वाइफ के नाम में अलॉट करा लेंगे। अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं है। ये अखबार में छपा है। हाँ हाँ। और ये देखिए, जब उनके जो पार्टी के लोग जो मंत्री बन गए, ये अखबार में खबर छपी कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को चाहिए सरकारी टीवी, एयर कंडीशनर, सोफा, कॉफी मशीन, फ्रिज, ये सब सरकार से मांगा था। ये देश कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, ऑफिसर हो, ये देश त्याग मांग रहा है, त्याग। और वही मुझे ये बता रहे थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन ये त्याग के बजाय जो अब मैं सुन रहा, ये ठीक नहीं लग रहा। आप कह रहे हैं कुछ नहीं लेंगे। देखिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में खबर छपी है। अन्ना इसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए के डोनेशन इकट्ठा करेगी। ये बात बराबर नहीं है। तो इससे हम देश के सामने जो आदर्श निर्माण करना, वो क्या करेंगे हम, क्या आदर्श, ये सही आदर्श नहीं होगा। फिर 200 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना और खर्चा करना, तो और पार्टी और आप हमारे में क्या फर्क है, ये ठीक नहीं है। और कल मैं देख रहा था, वो कहीं पर भाषण दे रहे थे, दूसरी पार्टियों से पूछ रहे थे कि वो अपने पैसे का हिसाब नहीं देते। दूसरी पार्टी से हिसाब पूछना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी से अदालत ने पूछा जो विदेशों से पैसा इकट्ठा किया उसका हिसाब दो, जवाब नहीं दिया। होम मिनिस्टर ने पूछा जो विदेशों से आपको पैसा है उसका अकाउंट दो, तो कोई जवाब नहीं दिया। पारदर्शिता हम लानी चाहिए अपने व्यवहार में, तो ये अगर पूछते हैं तो देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके लिए तो अन्ना जिम्मेदार है, उन्होंने ही क्रिएट किया। लेकिन अन्ना हजारे ने ये तो नहीं बताया था कि भाई मुख्यमंत्री बनकर रास्ते में अनशन करो। ये अन्ना हजारे ने नहीं बताया। अन्ना हजारे ने हमेशा ये बताया है, रास्ते पर जाने गुजरने वाले सभी स्त्री पुरुष हमारे भाई बहन है, माता है, उनको तकलीफ नहीं होना हमारे वजह से, ऐसा सत्याग्रह होना। तो मैं उनको यही पूछा कि आप रास्ते में बैठकर इतना लोगों को तकलीफ दे रहे, ये कौन सा सत्याग्रह है, ये सही सत्याग्रह नहीं। सत्याग्रह में हम आत्मक्लेश करना, जैसे मैं रामलीला पर बैठ गया, आत्मक्लेश मैंने किया और देश की जनता जग गई, ऐसे नवयुवक करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए। लेकिन अन्ना, ये पहले से ऐसे थे, ये बाद में बदल गए? पहले अगर ऐसे होते तो मैं साथ में नहीं जाना था। अन्ना, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान यहां पर हैं, मैं इनसे पूछता हूं ये आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो नौजवान हैं वो सवाल पूछेंगे, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सर, आप हर चीज़ में कह रहे हैं कि त्याग और बलिदान से सब कुछ मिलता है, क्या अगर शासन अच्छा होगा तो त्याग और बलिदान की शायद जरूरत ही ना पड़े? अगर त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान की जरूरत ना पड़े, ये अगर सोच होगी तो एयर कंडीशन और आलिशान सब कुछ होगा,
लेकिन शांति नहीं होगी। भगवत गीता का संदेश है, त्याग में शांति होती है, त्यागा शांति निरंतरम। जितना त्याग होगा उतनी शांति मिलती है। देखो ना, मैं एक कमरे में रहता, 10-12 फुट का कमरा है, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ नहीं रखा, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं कितना आनंद है। अन्ना, आपका कभी मन नहीं किया कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं? मंत्री में जो आनंद है वो है, लेकिन क्षणिक है। मंत्री है तब तक आनंद मिलता है, चेयर चले गए तो दुख होता है। ये उसमें फर्क है। लेकिन मंत्री जो एक बार कुर्सी पर बैठ जाए, वो हमेशा वो कुर्सी चाहता है। वही तो दोष है देश में कि हिंदू आदमी मरता है तो 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जाते, मुस्लिम भाई कोई मरता तो डोली में बंद करके ले जाते, क्रिश्चियन भाई कोई मरता तो पेटी में बंद कर ले जाते। ऐसे राजनीति में बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए। सर, आपने अरविंद केजरीवाल का साथ सिर्फ इसीलिए छोड़ा कि वो सत्ता में आए और उन्होंने गद्दी हासिल की? सिर्फ एक यही कारण था? जिस दिन उन्होंने सोचा कि हम पार्टी निकालना और पार्टी निकालकर सत्ता में जाना, उसी दिन मैं उनका साथ छोड़ दिया कि मैं पार्टी ये सत्ता पसंद नहीं करता, मैं सेवा पसंद करता, जनता की सेवा। सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। वो खुर्ची में बैठकर भी हो सकती है, लेकिन आज खुर्ची से सिर्फ सत्ता और पैसा ये आ गया, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया उनका। हमने ये मान के उन्हें वोट करा था कि वो साफ हैं, वो आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसलिए हमने उन्हें आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो करप्ट हैं इसलिए आपने उनका साथ छोड़ा, या गद्दी पे आने के बाद वो काम नहीं कराएंगे, या खाली पैसे के लिए वहां आए हैं। ये तो जरूरी नहीं था। तो आपने क्यों, मतलब ये कैसा रीजन हो सकता है कि खाली पॉलिटिक्स में आने के कारण आपने उनका साथ छोड़ा? राजनीति से क्यों नफरत करना, वो तो जनतंत्र ने उसको स्वीकार किया। आज जो है हर पक्ष और पार्टी, आप सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, बस। देश गड्ढे में चला गया परवाह नहीं, समाज गड्ढे में चला गया परवाह नहीं। ये जो राजनीति की सोच चल रही है, सिर्फ सत्ता, बस किसी न के प्रकार से सत्ता। और आज आप दिखाई दे रहे कि सत्ता में आने के लिए हर पक्ष और पार्टी गुंडा है, भ्रष्ट है, लुटारू है, व्यभिचारी है, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे। तो ऐसे लोग संसद में जाने के बाद क्या होगा? सर, अभी आपने बोला कि हमें देखना चाहिए कि जो है उसका बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने कितना त्याग किया है। अरविंद केजरीवाल का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो आपके साथ खड़े थे, आपने एक नई उम्मीद दी देश को, तो हमें लगा ये भी देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो हमने उन्हें वोट किया। अब ऐसे हम कैसे विश्वास करें? अब वो आके पलट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सोच रहे हैं। हम कैसे विश्वास करें किसी के भी ऊपर? इतना त्याग के बाद भी वो करप्ट हो गए, तो हम कैसे समझें? अगर हम विश्वास किया और ठीक नहीं काम करते, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, राइट टू रिकॉल। वो तो रिकॉल का जरूरत ही नहीं पड़ा, खुद ही चल दी है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, आपने कहा था दिल भी दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, और सर फिर आप ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है और मेरी कमीज गंदी हो जाएगी अगर मैं इसमें जाऊंगा। तो सर, हम करोड़ों यूथ्स आपको एज अ आइकन देखते हैं, मुझे जाने का मन करेगा तब भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आप नहीं जाते हैं। तो सर, आप दिल भी दे सकते हैं, जा भी दे सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते देश के लिए? मैं अगर पॉलिटिक्स में गया और इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया तो मेरा डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। कुछ रखा नहीं जीवन में तो इलेक्शन कैसे लड़ा सकता मैं? सर, हम हैं। इनका कहना है कि सारे जो नौजवान हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे, आप लड़िए चुनाव।
यस सर। जरूर नहीं, इसलिए अच्छा, मैं अन्ना इनसे पूछता हूं कि यहां जितने लोग हैं, आप हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं अन्ना को सपोर्ट करेंगे अगर वो चुना। देखिए, सारे नौजवान आपका साथ देंगे। ठीक है, इस हाल में बैठे हैं, ये सब नौजवान कह रहे हैं, तो देश के जवान कौन कौन कहते हैं मैं देखूंगा। और बिना पैसे का अगर ये बात बनती है तो मैं जरूर सोचूंगा कभी एक दिन। अन्ना, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और बहुत सारे सवाल हैं जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर जनता के इल्जाम का सवाल आता है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अन्ना हजारे से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि अब राहुल गांधी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्ना, राहुल गांधी का एक प्रेम पत्र मैंने देखा आपके नाम में। उन्होंने लिखा है कि हम आपकी भूमिका का आदर करते हैं, समर्थन के आभारी हैं। और आपने भी उनको लिखा, लोकपाल पास कराने में आपकी प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूं। तो कुछ दोस्ती तो नहीं हो रही है? 45 साल से लोकपाल बिल पड़ा था संसद में, 8 बार बिल आ गया, पास नहीं हुआ। और अभी वो बिल पास करने के लिए जो सोचा था, इसलिए मैंने लिखा वो कि मैं आपका स्वागत करता हूं कि 45 साल से पड़ा हुआ बिल आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा था। आपने जब लिखा तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, इस लोकपाल बिल से देश का कुछ भला होने के बजाय कांग्रेस और राहुल गांधी का भला होगा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा दिख रहा है इसके पास होने के पीछे कांग्रेस और राहुल की मेहनत बता दी जाएगी और वो चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे। जिस कलर का चश्मा होता है ना, उसी कलर का जग दिखाई देता है। हाँ, मैं ये मानता हूं 100% हमने बिल बनाया था, उसके मुताबिक 100% वो बिल नहीं है, लेकिन गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। कम से कम 50% करप्शन उसमें से कम होगा, ये तो होगा। आप कह रहे करप्शन कम होगा। अरविंद ने उस पर रिएक्ट करते हुए कहा, इस लोकपाल से मंत्री तो क्या, चूहा भी जेल नहीं जाएगा। ये ठीक नहीं है सब बोलना। चूहा नहीं, अभी आप जनता से पूछिए जिन्होंने ये ड्राफ्ट पढ़ा होगा, और राय लीजिए कि कितना लोगों को लगता है कि चूहा भी नहीं मरेगा, ऐसा कितना लोगों को लगता है, जरा पूछिए, तब जवाब रिप्लाई आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपको क्या लगता है कि क्या इस लोकपाल से जो मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे, जिस पार्लियामेंट ने जो लोकपाल पास किया है, वो लोग जेल जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी? हाँ, इसमें से होगी। अभी जो सीबीआई है, क्या है कि ये सब सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल होने के कारण ये भ्रष्टाचार दबाया जाता था। अभी सीबीआई का कंट्रोल जो सरकार का था वो निकलकर लोकपाल के दायरे में लाएगा। लोकपाल के दायरे में आने के बाद काफी करप्शन को ब्रेक लगेगा। लेकिन ये लोकपाल लाने के लिए 2 साल आपको संघर्ष करना पड़ा, कई बार आपको अनशन करना पड़ा। अगर राहुल गांधी इतने अच्छे थे तो इसको 2 साल पहले ले आते। राहुल गांधी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी के भी दिल में ये बिल लाने का मन में नहीं था। नहीं तो 45 साल ये बिल क्यों पड़ा था? किसी की भी इच्छा नहीं थी ये बिल लाना करके, क्यों आ गया? ये सब खड़े हो गए देश की जनता, और ये प्रेशर बढ़ गया। सरकार किसके लिए डरती है आपको पता है? जनता जो कहती है वो नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ये गिरने के लिए डरती है, बाकी किसी के लिए डरती नहीं। और ये जनता के प्रेशर से उनको ये खतरा लगा कि आगे ना करे तो सरकार गिर जाएगी, इसके कारण करना पड़ा। और तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले, आपने जो आंदोलन किया उसके प्रेशर की वजह से ये लोकपाल लाए? जनता के,
चलिए, जनता के प्रेशर की वजह से एक फकीर आदमी का क्या प्रेशर पड़ता है? ये जनता जो खड़ी हुई, अभी देखा ना, रामलीला मैदान में करोड़ों युवक रास्ते पर उतर गए थे, इसका प्रेशर आ गया। उस टाइम पर झुक गई सरकार, लेकिन वादा किया, और वादा करने के बाद वो वादा निभाया नहीं। उन्होंने सोचा अभी ये सब भूल गए। उस वक्त का भी अन्ना मेरे पास में राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अन्ना लोकपाल के लिए गंभीर नहीं है। उनके जो साथी मंत्री, उन्होंने कहा था अन्ना हिंसा को भड़का रहे हैं। किसने कहा था अन्ना नौजवानों को भड़का रहे हैं? ये कैसे होगा? लोकपाल तो सबके भलाई का बिल है। अन्ना हजारे किस लिए भड़काएगा? अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे तो रोते नहीं। अन्ना हजारे सोचता है समाज के लिए, देश के लिए। और मैं कहता था कि लोकपाल लाओ, देश समाज के लिए, देश के लिए, बाकी भड़काने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन हमारे मराठी में कहावत है, सच बोलो तो सगे माँ को भी गुस्सा आ जाता है, सच अगर बोलने से। ऐसे बात हो गई। तो राहुल गांधी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया इस बिल को लोकपाल बनाने के लिए, और इसका यूज करेंगे इलेक्शन के लिए? नहीं, राहुल गांधी ने मेरा कोई यूज नहीं किया। मेरा यूज करने का कोई था। आज भी उनको मेरे बारे में गुस्सा आ जाता है कि इनके कारण हमारा पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हो गया। थोड़ा सा अन्ना, बहुत नुकसान हो गया। अगर राहुल गांधी गांधी फैमिली का नाम यूज करते हैं तो अरविंद केजरीवाल अगर आपका नाम यूज करते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप सब लोग केजरीवाल के पीछे क्यों बढ़ जाते हैं? अरे राहुल गांधी गांधी परिवार के है, केजरीवाल और मेरा परिवार अलग अलग है। अन्ना वो भी टोपी लगाते हैं, आप भी ऐसा टोपी लगाते हैं। आपकी टोपी पर कुछ लिखा हुआ नहीं है? लिखा नहीं, इसका कारण ये टोपी बहुत पुरानी है, इसमें दाग ना लगे कोई, इसलिए मैं संभालता हूँ। आज बहुत लोग टोपी पहनते हैं, लेकिन अंदर काला बेरा पहन होता है, या ऐसे टोपी पहनने का कोई मतलब नहीं होता। मैं संभाला है उसको। इसकी कीमत कम हो रही थी, वो आज ये टोपी की कीमत बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ देश में। इसीलिए अन्ना, ये जो नौजवान है इनका भरोसा है आपके ऊपर। यहाँ सर मेरा सवाल है कि जैसे आपने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गए, रामदेव बाबा आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप उनका भी साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी का साथ नहीं करूंगा। जो समाज और देश के बारे में सोचते हैं ऐसे लोगों के साथ करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल पद अपना छोड़ के और राजनीति से हट के अगर आपके साथ आना चाहें फिर से, तो क्या हम अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को फिर से देख पाएंगे? बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगा, जरूर मिलकर लड़ाई करेंगे। क्या है, आज हमारी जो टीम थी, टीम अन्ना, वो टीम अगर नहीं बिखरती तो देश ऐसे मोड़ पर है। आज अगर हमारी टीम अगर होती तो ये देश का चित्र बदल देना था, लेकिन दुर्भाग्य के टीम टूट गई है। तो अन्ना, आप कोशिश करेंगे कि किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, ये सब लोग एक बार फिर से वापस आ जाएं, आंदोलन करें? बिल्कुल, यही तो रास्ता है देश के लिए। अगर देश को बदलना है तो ऐसे लोग संगठित होकर संघर्ष, यही रास्ता है देश को बदलने का। आप कह रहे कि ऐसे लोग राजनीति में ना जाएं, बाहर रह करके एक प्रेशर ग्रुप का काम करें? बिल्कुल, वो रास्ता है देश को बदलने का। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं समाज सेवी अन्ना हजारे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर आरोप है कि ये पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। अन्ना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो आंदोलन किया, ये जो कांग्रेस की हवा निकाली, इसका सारा का सारा फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा है। अभी आज तो मैं कैसे कह सकता हूँ। एक है कि नरेंद्र मोदी के सभा में भीड़ बहुत होती है, इसका कारण हो सकता है ऐसा फायदा होता होगा, लेकिन आज नहीं कह सकते। इलेक्शन के बाद पता चलेगा सच क्या हो। जितने भी ओपिनियन पोल आते हैं अन्ना हजारे, उनमें
हर बार उनका ग्राफ बढ़ता जाता है, कांग्रेस की 100 से नीचे सीटें आ जाएंगी, ऐसा ओपिनियन पोल में रायशुमारी में आता है। नहीं है, लेकिन मैं दूसरी बात देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के सभा में भीड़ ज़्यादा होती है, वो भाषण भी अच्छे करते हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश की अर्थनीति की सोच बराबर नहीं है। देश की अर्थनीति की सोच जो होना चाहिए, गांव इकाई मानकर जो प्लानिंग करना चाहिए देश का, वो नहीं उनके सोच में। वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सोच रहे, यहाँ इंडस्ट्री आना चाहिए और इंडस्ट्री लगाकर फिर देश का नक्शा बदलेंगे। कभी भी नहीं बदलेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आकर। लेकिन आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जैसे जनरल वीके सिंह हैं, वो तो नरेंद्र मोदी के साथ पब्लिक मीटिंग में रेवाड़ी में हमने देखा भाषण दे रहे थे। अभी उनको कैसे रोक सकते हम? ये तो हर आदमी की जो चाह है, इच्छा है, उसको हम नहीं रोक सकते सबको। जैसे हमारी टीम टूट गई, उनको कैसे रोक सकते हैं? जिनको जाना है जाइए। अब किरण बेदी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मोदी का समर्थन करने का मतलब है देश को मजबूत और स्थिर सरकार देना। उनकी सोच वैसे है, लेकिन मुझे लगता है कि आज क्या है कि मोदी जी बोलते हैं ना, उसका प्रभाव समाज पर होता है कि उनका भाषण बहुत अच्छा होता है, लेकिन भाषण और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है कि उनकी सोच जो बाजारीकरण की तरफ है, वो बाजारीकरण से ये देश का भविष्य नहीं बदलेगा। जब तक हम रूरल में जाकर प्लानिंग नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, उसको हम एक्सपोर्ट, ये कई देशों ने किया, वो हमारे पास इतनी क्षमता है, कार्यक्षमता है, वो सोच नहीं है दिमाग में। कभी मिले आपको नरेंद्र मोदी आकर? अभी तो इतने में नहीं मिले कभी। तो अगर आपको मिलेंगे तो आप उनको रास्ता दिखाएंगे, ये अपनी नीति बदलो? अवश्य। मैं तो 17 पॉइंट उनको लिखे, जो मैं 17 पॉइंट है, ये 17 पॉइंट के बारे में उनको लिखा है कि आप ये करने के लिए तैयार है। उनके पार्टी को मैं पत्र लिखा, ये 17 पॉइंट में अगर देश में आते तो देश का नक्शा बदल जाएगा। और सभी पक्ष और पार्टी को मैं लिखा, उनके पार्टी को भी लिखा, जवाब नहीं दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया कि उनको दिमाग में वो जड़ की जो बात है वो नहीं है। चलिए जनता से पूछते हैं, एक एक करके यहाँ आप बहुत देर से कह रही हैं, यहाँ आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए थी? जब उन्होंने चुनाव लड़े तब भी जनता की राय ली, हर कार्य किया तब भी ली, इस्तीफा देने में उन्होंने राय क्यों नहीं ली? ये अभी उनको पता होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है? वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि उनको रायशुमारी करनी, जनता की राय लेना चाहिए थी? बिल्कुल लेना चाहिए। पारदर्शिता जितनी होगी उतना संदेह मिट जाता है समाज का। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। जब चुनने के लिए हम जब लोगों की राय ली तो इस्तीफा देने के बाद राय लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी 49 दिन की सरकार में 20-30 से ज़्यादा % भ्रष्टाचार कम हुआ है। अभी मैं तो उधर रालीगंज में रहता, आप लोगों को पता है कितना % कम हो गया। आपको लगता है? दूसरा, मैं कई लोगों को पूछा, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कोई नहीं हुआ, अभी तक भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। अन्ना, एक और ब्रेक मुझे लेना है, एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में समाज सेवी अन्ना हजारे पर इल्जामात और सवालात का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं अन्ना हजारे से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि आने वाले चुनाव में ये आम औरत ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। अब अन्ना, आपने ये तो बता दिया कि ना आप केजरीवाल का सपोर्ट करेंगे, ना राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे, ना मोदी का, लेकिन ममता बनर्जी का साथ देंगे? मैं ममता बनर्जी एक व्यक्ति नहीं देख रहा हूं, मेरे सामने समाज और देश। मैं जब ये 17 पॉइंट लिखे थे सब पक्ष और पार्टी के लिए,
कि आप अगर सत्ता में आते तो क्या ये सब 17 पॉइंट अपनाने के लिए तैयार है? किसी ने जवाब नहीं दिया। एक ममता बनर्जी है, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अगर ये सत्ता में आती तो ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनको फिर मैसेज दिया, जनता को एफिडेविट करके दे दो, अगर ये पॉइंट आपने नहीं अपनाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। इसमें मुझे आकर्षण ये लगा, एक मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल के, चप्पल पहन अपना हवाई चप्पल पहनती है, सैंपल साड़ी पहनती है, सरकार का बंगला नहीं लिया, सरकार की गाड़ी नहीं है, और पैदल 8-8, 10-10 किलोमीटर देहातों में घूमती है। तो और अपने खुद के पिता के घर में छोटे से कमरे में रहती है, इतना छोटा सा कमरा है, इसमें रहते एक मुख्यमंत्री। इसके कारण मुझे आकर्षण है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए तो देश बदल जाएगा। लेकिन उनका जो प्रभाव है, ममता बनर्जी का प्रभाव सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। वही है, अभी पश्चिम बंगाल में जो सीमित है, ये बातें अगर देश की जनता के सामने गई तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि जनता को पता नहीं ना, उसने कभी प्रयास नहीं किया। जैसे कई लोग बार बार प्रेस लेना, फिर उसमें जाहिरात सब फैलाना, उसने कभी ये काम किया नहीं। बार बार अपने खुद की प्रसिद्धि नहीं किया, वो अलग से रहेगी। इसलिए देशवासियों का भी पता नहीं कि उसका त्याग कितना है। तो अन्ना, ये जो आपका अभियान है, इसमें जो नौजवानों का सवाल है, इसका जवाब मिलेगा। क्या ममता बनर्जी को सामने रखकर देश भर में उम्मीदवार खड़े करेंगे, उनको आप सपोर्ट करेंगे? वो अगर उम्मीदवार चारित्रशील है, उनका चारित्र अच्छा है, शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, उनका काम है, कैंडल के मुताबिक जलते हैं समाज के लिए, ऐसे को मैं सपोर्ट करूंगा, उनके पार्टी का भी होने का करूंगा। देखिए आनंद, मुझे 2011 की एक घटना याद है। एक टीवी चैनल का एक कार्यक्रम था, आप गए थे, वहां ममता बनर्जी भी आई थी। जब आप आए थे तो ममता बनर्जी तो मैदान छोड़कर भाग गई थी आपको देख के। जब वो यूपीए की सरकार में थी और वो आपके साथ दिखाई नहीं देना चाहती थी, आपको याद है? नहीं होने से भी क्या है, मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे जानते नहीं, इसके कारण ये थोड़ा सा हो सकता है कि देखकर वो चली गए होंगे, लेकिन इसका मतलब उनका त्याग कम हो गया, ये समझना ठीक नहीं है। आखिर वो त्याग उसका जो है, तो वो समाज और देश के लिए जो कर रही है, वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। उस त्याग की वजह से आप उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। तो क्या देश भर में जो उम्मीदवार खड़े करेंगे वो आपसे पूछ के उन ऐसे तय करेंगे? नहीं, उम्मीदवार उन्होंने खड़ा करना, हम इतना देखेंगे कि सपोर्ट करने वाला जो उम्मीदवार है वो सही है गलत है, बस उतना हम देखेंगे। अगर वो सही है तो हम सपोर्ट करेंगे, गलत है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि ममता बनर्जी बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, क्योंकि पहले वो बीजेपी की गवर्नमेंट में थी, फिर वो यूपीए में मूव करी और लालच की वजह से शायद उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री छोड़ के सीएम की पोजीशन ज्यादा सोची? मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो 17 मुद्दे हैं देश को बदलने वाले, कि किसी ने नहीं अपनाया, उन्होंने अपना। अगर उसमें मान लो कुछ कमी है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, पंचायत राज में सबसे ज़्यादा सीट उनकी आ गई, तो कभी कमी होगी तो वो तो अभी पूरे हो गए होंगे। सर, आप ममता जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, मुझे ये पूछना है, 2011 में एक रेप केस हुआ था वेस्ट बंगाल में, उसमें जो पुलिस कमिश्नर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ममता जी ने उसे ट्रांसफर कर दिया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन आपने बताया, आपका मैसेज मैं उनके पास पहुंचा दूंगा कि ऐसे आपके बारे में शिकायत है, इसमें आप क्या सुधार करेंगे, मैं बता दूंगा। सर, मैं अन्ना जी से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी जन लोकपाल बिल जो पास कराया राहुल गांधी की वजह से, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप सारा क्रेडिट आप ही ले रहे हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल अगर ना उतरते मैदान में तो उनको डर नहीं होता और वो हारते नहीं तो वो आपके पास आते भी नहीं है चीज कराने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इसका थोड़ा सा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को भी जाना चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत क्या, मेरा कहना पूरा क्रेडिट उनको दे दो, क्या बिगड़ गया?
सर मेरा सवाल है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम थे, लोग कहते थे वो सीएम कम शक्तिमान ज़्यादा हैं, विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं। सर आपने आज तक ये नहीं बताया जब तक वो सीएम थे आपको उनका काम कैसा लगा? थोड़ी कमी दिखाई दी मुझे। सर पर वो तो शक्तिमान की तरह घूमते रहते थे। है, लेकिन रेल मंत्रालय के सामने सब मंत्री और उन्होंने रास्ते पर बैठना ठीक नहीं था। जिम्मेदारी है ना हमारी। हम मंत्रालय में बैठकर करते तो बात अलग है, और रास्ते में बैठकर इतने लोगों को तकलीफ होना ये ठीक नहीं। मैं उनको पूछा, ये मुझे पसंद नहीं आया कि ऐसे रास्ते पर पूरे मंत्री को लेकर बैठना। जो बिजली के रेट्स कम कराए, पानी के रेट्स कम कराए, उनका कहना है कि वो जो बिजली और पानी के रेट कम करे उन्होंने। अभी तो लोग कह रहे कि तो कहाँ कम हो गए, पानी के रेट कम हुए नहीं। जहाँ पर 40% लोग पानी के बिना टैंकर जाता है, वहाँ पाइपलाइन जाकर उनको पानी नहीं मिल रहा है अभी तक, ऐसा मुझे लोग कह रहे थे। केजरीवाल जी जब पार्टी बना रहे थे, आजकल सब उनके बारे में कहते हैं काम वाली बाइयां कहती है झाड़ू कितनी भी अच्छी हो 2 महीने से ज्यादा नहीं चलती। अब केजरीवाल जी का भी यही मानना है। तो केजरीवाल जी जब पार्टी बना रहे थे और जब आपके समर्थन, उसके जो बीच का जो दौर था आपका समर्थन छोड़ने से और पार्टी बनाने के बीच का, क्या वो आपके पास पार्टी बनाने से संबंधित कोई राय लेने आए? आपने उन्हें कोई ज्ञान, कोई समझ नहीं दी, या वो आपको बिना बताई वो पार्टी बना के चुनाव लड़ लिए? नहीं, पहले जब उन्होंने पहली बार मुझे बताया कि हम पार्टी निकालना, मैं बोला निकालो, आपको निकालना निकालो, मैं पार्टी में नहीं आऊँगा और मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा रास्ता अलग है, संघर्ष। लेकिन मेरे 5 प्रश्न हैं, मैं उनको पूछा था, आप पार्टी निकाल रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, इसका नापने का तरीका आपके पास क्या है कि वो उसका चारित्र अच्छा है, उसका त्याग है, ये क्या है? एक। दूसरा, आपके मंत्रिमंडल में जो लोग आने वाले हैं उसको नापने का तरीका क्या? और तीसरा, अगर कोई अच्छा भी आ गया, लेकिन आज ऐसे एक कुर्सी का गुणधर्म ऐसा है कि कुर्सी में बैठता और बुद्धि का पालट हो जाता है, तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? ऐसे 4-5 प्रश्न मेरे थे, वो जवाब नहीं दे पाया अभी तक जवाब नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। और जो आपने ये जो 17 पॉइंट भेजे थे अरविंद केजरीवाल ने, उसका तो जवाब दिया होगा? 17 पॉइंट भेजे थे, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। अरे वो तो देश को बदलने वाली बात है। ये 17 मुद्दे जो है पूरे देश को बदलने वाले पॉइंट है। अन्ना, हमने आपसे सारे वो सवाल पूछे जो देश के नौजवानों के मन में है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जो देश की जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि आप एक आदर्श हैं, एक सिंबल है, लोग आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, और आपने सब सवालों के जवाब बड़ी सफाई से दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आज की अदालत में आज के जज कृष्णा प्रसाद का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आज की अदालत में आज मुकदमा चलाया अन्ना हजारे पर। हमने अन्ना हजारे से वो सारे सवाल पूछे जो देश की जनता के मन में है, देश के नौजवानों के मन में है। वो सवाल चाहे अरविंद केजरीवाल को लेकर थे, वो सवाल राहुल गांधी को लेकर थे, वो सवाल नरेंद्र मोदी को लेकर थे, और वो सवाल ममता बनर्जी को लेकर थे। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज आउटलुक मैगजीन के एडिटर कृष्णा प्रसाद के फैसले का। थैंक यू। क्योंकि ये आपकी अदालत है और क्योंकि अन्ना हजारे साहब मानते हैं कि लोकतंत्र में आपकी ही आवाज़ सबसे प्रमुख है, तो आज का जजमेंट क्यों ना आप ही दे। तो उसके अनुसार मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। अन्ना जी त्याग के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं इन दिस डे एंड एज। He seems to suggest that democracy can be run without politicians and political parties. He thinks that Mr. Modi is making a mistake by talking about industries and jobs. मेरा पहला प्रश्न है, is Shri Anna Hazare Saab being a little too impractical? Yes or no? Yes. My second question to the audience here is, क्या किसी भी सरकार जो आती है, अगली सरकार या उसके बाद भी जो भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या थर्ड फ्रंट हो, क्या
अन्ना हजारे साहब की सर्विसेज को देख के, उनकी सैक्रिफाइसेस को देख के, उनकी एबिलिटीज़ को देख के, क्या अगली सरकार अन्ना हजारे साहब को भारत रत्न के लिए कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? सो हियर इज माय जजमेंट। इस अदालत की इच्छा है कि अन्ना हजारे साहब भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी संघर्ष जारी रखे, पर इस कोर्ट की ये भी राय है कि भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार ही एक इशू नहीं है। हमारा समाज तब बदलेगा जब हम इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के बारे में भी आवाज़ उठाएं। अन्ना जी और अन्ना जी जैसे समाज सुधारक, उनके वॉइसेस इस्तेमाल करना चाहिए इन इश्यूज़ के ऊपर भी। This court feels that Anna Hazare is an important voice whose words carry weight, enormous weight. But we believe that the people of India would be better served if he weighs his words carefully before speaking on each and every issue. If he thinks that politicians and political parties are the problem in Indian democracy, then the respect of Indians will only go up if he and his supporters refrain from offering their views on every topic. And we wish him a long and healthy life in the service of the people of this country. Thank you. This court is now adjourned. हमारी उम्मीद है, हमारा यकीन है, अन्ना हजारे इसी तरह से लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे, नौजवानों को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे, उनके हाथ में तिरंगा और उनको वंदे मातरम का नारा देते रहेंगे, ताकि देश से भ्रष्टाचार हटे, ताकि देश का नौजवान जागे और अपने हाथ में समाज की बातें ले। हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।